हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के बारे में। यहाँ पर एग्रोनॉमी के सभी क्वेश्चन, इससे पहले मैंने दो पार्ट एग्रोनॉमी का प्रीवियस पेपर 2021 का और 2000 एग्रोनॉमी का जो प्रीवियस फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है प्रीवियस पेपर 2022 का, दोनों का मैंने स्टूडेंट सोल्व करा दिया है। अगर किसी विद्यार्थी ने वह क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर को अभी तक सोल्व नहीं किया है तो मेरी एग्री विद कीवर्ड्स में जाइएगा, वीडियो में जाइएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहां पर बीएससी एजी ऑल सब्जेक्ट सोल्यूट पेपर वहां पर मैंने डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि मैं उन दो पेपर को स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लेता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से अपना एग्रोनॉमी को कवर कर लेगा, ठीक है। और आज हम जो बात करने वाले हैं इसके बाद हम दो पेपर को सोल्व कराएंगे। इसी में से दो एग्रोनॉमी के पेपर है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये एग्रोनॉमी का नोट्स हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ना है या नोट्स बनाना है तो ये नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद जब ये नोट्स आप देख लेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को क्या एक इसका जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर सके, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी का पूरा जो 36 का पेज है। ये हो सकता है कि जल्दी निपट जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि एग्रोनॉमी का भी कोई भी क्वेश्चन आप एग्रोनॉमी का छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो इसे सस्य विज्ञान कहा जाता है स्टूडेंट। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सस्य विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोज एवं नोमस शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है फील्ड यानी कि भूमि, एवं टू यानी कि मैनेज करना, यानी कि भूमि का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। तो ये आपका क्या है, भूमि प्रबंधन से है। एग्रोनॉमी की बात करें तो सस्य विज्ञान की लिटरली मीनिंग की बात करें तो स्टूडेंट ये भूमि प्रबंधन से है, ओके। उसके बाद आपसे इसकी परिभाषा की बात करें तो नंबर 2 पर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। परिभाषा की बात करें तो सस्य विज्ञान किसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे एग्रोनॉमी बोलते हैं, यह सस्य विज्ञान बोला जाता है। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ तक पढ़ लेना। उसके बाद ये कोई किसी के अनुसार है, आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप बात कीजिए यहाँ पर सस्य विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है। सस्य विज्ञान, तो सस्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि उद्यान विज्ञान सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, सस्य विज्ञान का क्षेत्र के बारे में बताइए। तो सस्य विज्ञान का क्षेत्र की अगर बात करें तो फसल उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध रखता है, ठीक है। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब है, बट अब तो ज्यादा हो चुकी है और 121 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। तो इसमें आपको क्या लिखना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखना है। स्कोप की बात करें तो आपको ये हेडिंग जरूर याद करनी है, इकोनॉमिक्स इन फूड प्रोडक्शन। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में एग्रोनॉमी का महत्व है। रेशा उत्पादन के क्षेत्र में स्कोप इन फाइबर क्रॉप, फाइबर मतलब जो रेशे वाली फसलें होती है, जैसे कपास है, जूट है, ये सारी की सारी रेशे वाली फसलें हैं, इसमें भी एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस रोल है। पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में आपने बहुत सारा फोडर्स क्रॉप देखी होगी, पशु चारे वाली फसलें जो भी होती हैं वे एग्रोनॉमी में स्टडी की जाती है। तो स्कोप इन फोडर क्रॉप है, फोडर मतलब जो चारे के लिए उगाई जाने वाली बरसीम है, बाजरा है, मक्का है, जवार, ये सब कुछ आप इन्हें कह सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी है। स्कोप इन एम्प्लॉयमेंट, स्कोप एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में से इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कवर करा सकूं कुछ कम समय में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रोनॉमी की। आप देखा ही होगा कि एग्रोनॉमी का जो स्कोप है वो काफी बड़ा सब्जेक्ट है ये, तो इसका क्षेत्र भी ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने का काम करेगा। उद्योगों के क्षेत्र में है कच्चे माल, जैसा कच्चा माल मैंने अभी बताया, कॉटन है, कपास है, वो कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में भारत की इनकम जनरेट करने का काम, यानी कि स्कोप इन नेशनल इनकम, भारत की इनकम को बढ़ाने में कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्रोनॉमी में बहुत सारे फाइबर आती क्रॉप आती है, सीरियल्स क्रॉप आती है, पल्स क्रॉप आती है, तो इसका उत्पादन काफी ज्यादा होता है। इस वजह से इसका क्या है, नेशनल इनकम में भी इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है स्टूडेंट। टिकाऊ खेती के क्षेत्र में है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो यानी कि इनपुट कम देकर आउटपुट ज्यादा लेना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। टिकाऊ खेती जिसको आप बोलते हैं। परिवार की खुशहाली के क्षेत्र में भी है, यानी कि फैमिली हैप्पी रहेगी। क्यों रहेगी भाई, आपको प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप बेचोगे, एक्स्ट्रा जो है वो बेचोगे, तो उससे पैसा आपको इनकम मिलेगा। जब पैसा मिलेगा आपको तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी। तो ये सब चीजें 8 नंबर तक हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, सस्य विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है यहाँ तक का। उसके बाद आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, सीड सोविंग, सीड एंड सोविंग।
यानी कि बीज और उसकी बुआई। बीज किसे कहते हैं? लैंगिक अथवा वनस्पति रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री जो बुआई और रोपण के लिए उपयोग की जाती है एवं जिसमें कीट विरोधियों का कोई भी संक्रमण नहीं होता है तथा जिसे सही बोने पर अच्छी पौध संख्या प्राप्त हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? बीज कहते हैं। बीज का मतलब बीज सेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। बीज के अंदर क्या होनी चाहिए? सीड के अंदर एक जर्मिनेशन क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि सीड वही है जिसके अंदर जर्मिनेशन करने की क्षमता है, जो जर्मिनेट कर सकता है उसी को हम सीड बोलते हैं। आगे है अंकुरन। अंकुरन का मतलब होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की बात करें तो जब एम्ब्रायो जो होते हैं भ्रूण स्प्राउट हो जाते हैं, यानी कि स्प्राउट यानी कि उसमें से जो सीड में से सीड जो होता है लूज होके और क्रैक होकर उसमें से जो भ्रूण निकलता है, एम्ब्रायो निकलता है, उससे जो पौधा बनता है उसी को अंकुरन कहते हैं। ठीक है, और जो पौधा बनता है यानी कि जिसे हम यूज करते हैं वो सीडलिंग होता है। इसे आप देख सकते हैं, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन भाषा में है। क्वालिटी सीड गुण, क्वेश्चन पूछा सकता है कि बीज की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, बीज के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको हम बो सके या खरीद सके। शुद्ध बीज जिनकी अंकुरण क्षमता अधिक हो तथा जो बीमारी कीड़े खरपतवारों वगैरह इंसेक्टिसाइड डिजीज वगैरह के रेसिस्टेंट होने चाहिए, उनके अंदर इस तरह के गुण होने चाहिए। ये बच्चों कह रहा है कि जो बीज है यानी कि बीज है उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर बीज का महत्व की बात करें, इंपोर्टेंस ऑफ बीज अपनी जाति के रक्षक से संबंध होने चाहिए, यानी कि जो सीड है वो अपनी जाति से रिलेटिव होनी चाहिए, एक वैरायटी का होना चाहिए। यदि बीज शुद्ध नहीं है तो उसे अन्य फसल बीज मिश्रित से उत्पादन मूल्य हो जाता है। अगर आपका बीज शुद्ध नहीं, ये कह रहा है कि जो बीज है वो शुद्ध नहीं होगा, आपका जो सीड है वो उसके अंदर प्योरिटी नहीं होगी। जब प्योरिटी नहीं होगी तो स्टूडेंट क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो सकता है किसी फसल में, और जब मिक्स फसल में हो जाएगा तो आपका उत्पादन कम हो सकता है। तो बीज हमेशा शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध बीज यूज नहीं करना चाहिए। बीज एक ऐसा कारक है जो उत्पादन के लिए किसान की सबसे अधिक मैं कह रहा है कि ये कोशिश ये कह रहा है स्टूडेंट, ये कहना ये चाहता है कि बीज के द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बीज के द्वारा अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए तो हरित क्रांति भारत में डाफा में स्वामीनाथन जी है, उन्होंने स्टार्ट की थी भाई। तो बीज ही तो लाए थे, बीज के द्वारा ही भारत के अंदर जो हाइब्रिड वैरायटी थी, नॉर्मल बोलो जो आपका सोनारा 64 लरमा राजा जो 64 थी गेहूं की वैरायटी थी, भारत में लाई, सीड के द्वारा ही तो हुआ है उत्पादन। भारत की इनकम जो किसानों की जो इनकम बढ़ी है सीड के द्वारा ही तो बढ़ी है। तो अच्छे बीजों के गुण क्या क्या होने चाहिए? फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड होने चाहिए, बीजों के भौतिक शुद्धता, ये ध्यान हेडिंग की फोकस पर ध्यान रखना है, हेडिंग को याद करना है। बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। दूसरे है बीज का आनुवांशिक एवं जातीय शुद्धता होना है, जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, उनके अंदर आनुवांशिक गुण समान होने चाहिए। बीज के रंग रूप आकार समान होने चाहिए, साइज समान होना चाहिए। बीजों में नमी का उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। हेडिंग पर फोकस करना है स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूँ आपको हेडिंग जरूर याद रखनी है, और उसी हेडिंग को ही आपको याद करना है ज्यादा। ठीक है, इसके अंदर की ये जो चीजें है आप अपने हिसाब से याद कर लेना, लिख देना वहां पर, बट हेडिंग को फोकस जरूर करना है, हेडिंग से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। बीज परिपक्व हो, मतलब ये कह रहा है कि जो सीड है वो फुल मैच्योर होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, तभी तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तभी निकलेगा आपके प्लांट्स में वो उत्पादन संख्या। बीजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड, बीजों के संभव के अनुसार उनके अनेक उत्पादन अपनाई जाने वाली सावधानी के आधार पर बीजों को किस प्रकार से बांटा गया है। अगर आप बीज के प्रकार याद कर रखना चाहते हैं तो आप रखिए न्यू, NY, न्यू, फ्यू, RP, CB। इसको याद कैसे करते हैं? N से होता है न्यूक्लियर सीड, इसको नाभिकीय सीड के नाम से भी बोला जाता है। और दूसरा होता है आपका फाउंडेशन सीड, और तीसरा होता है आपका R से रजिस्टर होता है, और P से आपका C से होता है सर्टिफाइड सीड। देखो न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और आपका C से सर्टिफाइड सीड। एक बार रिपीट कर देता हूं, NY का मतलब होता है स्टूडेंट, N से होता है न्यूक्लियर सीड यानी कि नाभिकीय बीज। इसका जो टैग होता है, जो जिसका बैग होता है, जिस बैग में ये सीड मिलते हैं उसका कलर कैसे होता है? पीला कलर होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और कैसे इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना कि ये कहाँ ये तैयार होता है। ठीक है, इसमें 100% शुद्धता पाई जाती है। उसके बाद आते हैं बीडर सीड। बीडर सीड को ही न्यूक्लियर सीड के नाम का दूसरा है, तो इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये नाभिकीय सीड के द्वारा तैयार किया जाने वाला सीड होता है, इसे बीडर सीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है आधार बीज। आधार बीज जो होता है फाउंडेशन सीड, न्यू फ्यू, RP, CB। न्यू फ्यू मतलब W, इस पे जो टैग होता है स्टूडेंट, फाउंडेशन सीड पे जो टैग होता है वो व्हाइट कलर के टैग में होता है, यानी कि जो बैग होता है आपका, जो बैग होता है वो किस व्हाइट कलर के बैग के अंदर ही फाउंडेशन सीड होते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको जाते वक्त। ठीक है,
बैग भी दिखा दूंगा आपको। उसके बाद है आपका सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित, जो प्रमाणित बीज होते हैं, प्रमाणित मतलब जो किसी किसी कंपनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, आपका सर्टिफाइड प्रमाण पत्र देके, जिनको जैसे आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा आपने, एनएससी का नाम सुना होगा। एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें वैकेंसी भी आती है। और ये क्या करता है, ये सीड जो होते हैं, बीज जो होता है तैयार करता है, तैयार कराता है, ठीक है। तो इसके यहाँ कौन किस प्रकार के सीड तैयार होते हैं स्टूडेंट, सर्टिफाइड सीड होते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड। उसके बाद होते हैं आपका ट्रूथफुल सीड, वही आपको है जो इसके अंदर, ये आपके ट्रूथफुल की बात करें तो ये सत्य के नाम से होते हैं। आगे आएंगे, इसमें इन्होंने रजिस्टर सीड की बात नहीं करी। जो रजिस्टर सीड होते हैं मैं बता देता हूँ, इन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो पंजीकृत बीज होते हैं, पंजीकृत मतलब जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर सीड क्या होते हैं कि भाई आपको जो किसी अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका किसान है, जैसे किसान होते हैं, किसान या फिर रजिस्टर्ड मतलब जो पंजीकृत होते हैं, ऐसे बीज, ऐसे सीड जो पंजीकृत किए जाते हैं, जिनको प्रमाण पत्र मिलता है उन्हें सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। जबकि जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, रजिस्टर्ड सीड को एक बार देख लेना, आई थिंक मुझे लगता है कि जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं वो किसानों को दिए जाने वाले सीड होते हैं। एक बार इसको देख लेना, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें देख लेना, ठीक है। बट ये रजिस्टर्ड सीड में होते हैं जो पंजीकृत के द्वारा, जो पंजीकृत कंपनी जो होती है वो तैयार करती है उस रजिस्टर्ड सीड को, ठीक है। इस पर जो टैग होता है ये पर्पल कलर का टैग होता है, पर्पल कलर का टैग लगा होता है स्टूडेंट, ठीक है। भू परिष्करण, ये क्वेश्चन नंबर 3, टिलेज क्या होता है। टिलेज यहाँ से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ देख लेना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछे जा चुके हैं। भू परिष्करण भूमि का एक यांत्रिक परिवर्तन है जो फसलों के बढ़वार के लिए आवश्यक होता है। अब देखो मैं जो कह रहा है ये ठीक है, जो भी इस परिभाषा में लिखा है। भू परिष्करण की बात करें तो स्टूडेंट, टिलेज की बात करें तो टिलेज में क्या होता है, टिलेज क्या होता है, देखो टिलेज का मतलब होता है मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को ढीला करना। किसके लिए, आपकी जो बीज संज्ञा है, जो सीड बेड है उसको तैयार करना, ताकि आप उसमें क्या कर सके, बीज को बो सके। यानी कि टिलेज का मतलब स्टूडेंट आप कह सकते हैं, भू परिष्करण का मतलब होता है मिट्टी को टर्न करना, सोयल ऑफ द टर्न बाय प्लो हैरो कल्टीवेटर। अगर हम मिट्टी को पलट रहे हैं, अब मिट्टी को पलट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, किसके द्वारा टर्न कर सकते हैं भाई, हैरो के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। उसकी जो कठोर पपड़ी होती है उसको लूज की जाती है ताकि उसमें हम सीड को सोविंग कर सकते हैं, सीड को सोविंग कर सके। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिलेज कहते हैं। उसी को हम भू परिष्करण के नाम से जाना जाते हैं। भू परिष्करण को आगे डिफाइड किया जाता है, एक होता है टिलेज, एक होता है टिल्थ। मैं बता देता हूँ, जो टिलेज होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी को डीपली क्या किया जाता है, मिट्टी को टर्न किया जाता है हैरो के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। जबकि जो टिल्थ होता है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल की होती है, जो सोयल की कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन ऑफ जो सोयल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं, ओके। उसके बाद है भू परिष्करण के प्रकार हैं, टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स की बात करें तो भूमि में तैयार करने वाले की दृष्टि से भू परिष्करण में 2 भागों में बांटा गया है। देखो, एक होता है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज की बात करें तो जो आपका जो मतलब आपकी जो बिफोर द सोविंग ऑफ सीड, सीड को बुआई करने से पहले जो भी आप काम करते हैं वो प्राइमरी भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। बीज बोने से पहले जो भी आप खेत में करोगे, हैरो चलाओगे, कल्टीवेटर चलाओगे, भूमि की पपड़ी, जो कठोर पपड़ी है या क्रस्ट है, जो अर्थ क्रस्ट है, लैंड क्रस्ट है, उसको क्रैक करेंगे, वो हमारा प्राइमरी भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। और जब आप सोविंग के बाद जो भी सब काम होता है वो सारा सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। प्राथमिक भू परिष्करण के बाद ये प्रोसेस होते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि जो प्राइमरी टिलेज होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। जो डीपली सोइल को डीपली क्रैक करता है, यानी कि अगर डीपली टिलेज करता है तो वो प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं। जो सोइल को ऊपर से, यानी कि ऊपर की जो क्रस्ट होती है उसको लूज करता है ऊपर से, वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। जिससे हैरो है, कल्टीवेटर है, ठीक है। जो आपको आपने प्लो का नाम सुना होगा स्टूडेंट, हैरो का नाम सुना होगा और हल का नाम सुना, तो हल एक प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि हैरो जो होता है वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, जो मेरा प्रीवियस पेपर है, अगर आप वहां जाओगे तो वहां पर भी, बट वहां पर नोट्स नहीं थे, मैं कहीं कहीं से अरेंज करके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए। आप लोगों से ये कामना है, आप लोग करते रहिए। प्राइमरी भू परिष्करण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं।
देखो अच्छे अंकुरण है पौधे के निर्माण के प्रोत्साहित हेतु ये सब आप पढ़ लेना। खरपतवार नियंत्रण के लिए, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तभी बढ़ सकती है स्टूडेंट जब सोइल का स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर जो है वो सही तरीके से हो। अब सोइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो अगर देखो सैंड है, सिल्ट और क्ले है, अगर एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं और एक अगर ग्रुप में अरेंज होते हैं तो स्टूडेंट वे क्या कहलाते हैं, सोइल का स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अगर में सैंड है, सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज होता है सोइल के अंदर और वहां पर कोई सोइल का पार्टिकल्स बनता है तो उसे हम टेक्सचर के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ है। अब प्राथमिक भूपरिक्षण के उद्देश्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कीट को रोकने के लिए, मृदा क्षरण के लिए, सोइल इरोजन को नियंत्रित करने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाए। मान लो अगर आपके पास खेत है या भूमि है और आप उसमें खेती कर रहे हैं, अगर आप उसमें टिलेज नहीं करेंगे स्टूडेंट, उसको जोतोगे नहीं, तो अगर उसमें पानी दोगे तो वो सही तरीके से प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपिलरी वाटर होना चाहिए, कैपिलरी फॉर्म में होनी चाहिए और सोइल का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर सोइल का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो वो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये सब कंडीशन हो जिससे आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कम हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, जो क्ले सोयल होती है उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जबकि जो सैंडी सोयल होता है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने रेत देखा है, रेत अगर आप पानी को रेत में डालेंगे, रेत पर अगर आपने पानी डाला तो पानी का पता लगता नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी के अंदर अगर पानी की अगर बात करें तो वहां पर पानी रुका रहता है, होल्ड करना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वाटर को होल्ड करके रखना, ठीक है। ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब आप टीलेज अच्छी तरह से करेंगे। द्वितीय भू परिक्षण के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में यहाँ लिखा है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए, भूमि को समतल करने के लिए। जब आपने लेवलर का नाम सुना होगा, आपने एक ट्रैक्टर देखा होगा, भूमि को लेवल करने के लिए लगा होता है और जो चलता रहता है, यानी कि उस पर क्या देखता है कि भाई इधर को जाइए इधर को जाइए, मतलब उसको लेवल करना होता है ताकि पानी जो है सही तरीके से जो आपको भूमि है, आपकी जो लैंड है वो स्टूडेंट जो सोयल है वो सही तरीके से लेवल में रह सके। अगर लेवल में रहेगी तो आपको पानी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पानी का सही समतल होगा। मिट्टी खेत में ढेले तोड़ने के लिए जो ढेले बन जाते हैं, मृदा नमी संरक्षण करने के लिए, भूमि में जो एरेशन होता है, एरेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर सोयल के अंदर आपका जो सोयल है उसके अंदर वायु सही तरीके से आ और जा सके, उसे ही क्या बोला जाता है, सोयल एरेशन बोला जाता है। ओके, किस किस में होता है, गन्ना है, आलू है, मूंगफली है, ये सब इसके अंदर आते हैं, आप देख लीजिए। टिल्ट एक फिजिकल कंडीशन होती है, सोइल की फिजिकल कंडीशन जो भौतिक दशा होती है मिट्टी की, उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिल्ट बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, टिल्ट के गुण बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है। आप अच्छी भौतिक दशा के लिए निम्न गुण होनी चाहिए। जो भूमि है कोमल होनी चाहिए, भूमि भुरभुरी होनी चाहिए, भूमि में पर्याप्त एरेशन होना चाहिए। ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता सकते हैं स्टूडेंट। सहन करने की क्षमता, ये सब कुछ पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको। पहले ये वीडियो देख लो, जब वीडियो देख लोगे तब उसका पीडीएफ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ पढ़ने के चक्कर में आप अपना जो चीजें समझने की है उसको खो देते हैं। तो आप पहले इसको आराम से वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे में ये अच्छा प्लांट ज्योमेट्री है, प्लांट ज्योमेट्री मतलब प्लांट्स कैसे कैसे वाटर को लेता है, ये सब कुछ है। प्लांट पॉपुलेशन, क्रॉप रोटेशन, न्यूट्रिशन की बात यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन, वे तत्व जिन्हें पौधे जमीन एवं वायु से प्राप्त करते हैं एवं इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, उन्हें आवश्यक पौधे या आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। देखो, ये इंसेशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट। इंसेशनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर बात करें, आवश्यक पोषक तत्व की बात करें, यानी कि उसे क्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था, पौधे की वृद्धि के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखो, अगर मैं बात करूं, कोई भी प्लांट्स है अगर उसके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट मतलब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे एनपीके है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। यदि पौधे के अंदर इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट कि वो पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। ये किसने कहा था, ये अर्नोल्ड एंड स्टार्क ने कहा था। कब कहा था, 1939 में कहा था। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से ये सब कुछ आप पढ़ लेना। इसमें से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से न्यूट्रिएंट पूछे जाते हैं। 16 है, लेकिन एक वो 17 है, निकल ऐड हो गया है, तो अब आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए, 17 हो गए हैं। ये रहा, देखो, अननोन एंड स्टार्क का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा था
कि यदि किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेगा, यहाँ पर लिखा भी होगा। और एक से अधिक पोषक तत्व की मात्रा, देखो ये भी कह रहा है कि उसने ये भी बात की थी कि यदि किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो स्टूडेंट वहां पर नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा, फास्फोरस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस देते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट्स है वो ठीक नहीं हो पाएगा, यानी कि वो हो सकता है कि वो डेड हो जाए। क्योंकि जब आपको मान लो अगर बीमारी आपको वायरस के द्वारा लगी है तो एंटीवायरस देना पड़ेगा, ना कि एंटी फंगल। तो इसी तरह हमारा प्लांट्स ये कहता है कि अगर हमारे प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है स्टूडेंट, तो हमको नाइट्रोजन ही वहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब थी, इसका कॉन्सेप्ट था, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व की बात करें तो कौन कौन से हैं, देखो ना, कार्बन है, देखो यहाँ पर ध्यान देख दीजिए, देखो CHO, ये कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट होते हैं, ये प्लांट के अंदर खुद ही मिलते हैं, आपको देने की जरूरत नहीं होती है, सोइल के अंदर खुद ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, उसके बाद सल्फर है, सल्फर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बाद कैल्शियम है, आपका आयरन है, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, कॉपर है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, एक निकिल और ऐड कर दीजिए इसमें, निकिल मिला के अब 17 हो गई है, 17 न्यूट्रिएंट्स। देखो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, NPK होता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और स्टूडेंट सल्फर होते हैं, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप बात करें तो ये 17 पोषक होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कोबाल्ट है, सोडियम है, मोलिब्डेनम है और सिलिकॉन है, ये कौन से हैं, ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर ये 17 न्यूट्रिएंट, अभी यहाँ पर इन्होंने 16 लिखा है बट 17 एक आ गया है, निकल हो गया है ऐड। अगर आप इनमें से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर, तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यदि अगर पोषक तत्व की बात करें तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि अगर बात करें तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ये आपका ये मुख्य है, इनको तो देना ही पड़ेगा प्लांट्स के अंदर। ये देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये वे हैं जो कम मात्रा में मिलते हैं, ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में। ठीक है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको पौधे को कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट की, तो उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना सभी स्टूडेंट। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट होते हैं, इन्हें पढ़ लेना। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो NPK मैंने पहले बताया है, NPK है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है स्टूडेंट। और उसके बाद करें लाइम की बात करें तो लाइम न्यूट्रिएंट जैसे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये चूने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। मुख्य पोषक तत्व ये मैक्रो, माइक्रो, ये सब मैंने आपको बता दिया है। खाद की परिवार करें तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि खाद क्या है। पौधे एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के रूप में जो अपघटित रूप खाद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खाद या मैन्यूर बोलते हैं। खाद पौधे के लिए आवश्यक है, सभी पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करना होता है। इस प्रकार में कंपोस्ट या गोबर की खाद, तिलानी, इस तरह का आपने नाम सुना होगा, ये तिलानी है, हरी खाद है, जीव जंतु के अवशेष है, या मूल मूत्र से निर्मित जो खाद होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, खाद के अंतर्गत। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूर की बात करें तो खादों के अंदर कुछ है, जैसे आप ये सुने होंगे आपने, बल्कि स्थूल खाद है, जैसे हरी खाद है, पत्तियों की खाद है, पौधे के अवशेष खाद हैं, ये लकड़ी का बुरुदा है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये खाद की बात। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग पढ़ लेना स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है आपके सेंट्रलाइज मैन्यूर होते हैं, तिलहनी खलिया, गन्ने का रस, राख, शीरा, इससे भी ये भी बनते हैं। जंतु से निर्मित जो खाद होते हैं, जैसे आपका गोबर की खाद, मानवविष्ट, नाइट्स जो सोयल होती है, या इस तरह कुछ है, गोबर की खाद है जो आपका गोबर गैस के नाम से जानते होंगे, तो वो सब कुछ है। हड्डी का चूरा, ये सब कुछ खाद के मिश्रित खाद, जैसे यहाँ से आता है फार्म, यहाँ से क्वेश्चन आता है भी कि मिश्रित खाद कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपोस्ट है, जैसे FYM होता है। FYM में नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा पूछी जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 होती है, फास्फोरस की मात्रा 0.2 होती है और पोटास की मात्रा 0.2 होती है, 0.5 होती है, सॉरी, तो ध्यान रख लेना इसकी, यहाँ से मात्रा भी पूछी जाती है। FYM गोबर की खाद। अर्बन कंपोस्ट, जो शहर से निकलने वाला जो कंपोस्ट होता है, वो गंदी नाले का खाद होते हैं। और जो आर्टिफिशियल कंपोस्ट होते हैं कुछ लोग बनाते हैं,
गोबर की खाद FYM की बात करें तो ये सब कुछ यहाँ से है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। हरी खाद की बात करें तो हरी खाद ग्रीन मैन्योर होता है स्टूडेंट। अगर बात करूँ, देखो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कभी कभी जो ग्रीन मैन्योर होती है यानी कि हरी खाद, आपने देखा होगा कि जो खेत होता है उसमें सनैया ढांचा जो होता है वो लगाया जाता है। जब वो फ्लोवरिंग स्टेज में आता है तो उस समय उसी के उसमें हैरो कल्टीवेटर चला देते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये मुझे ज्यादा की इसकी संभावना मध्य प्रदेश के अंतर्गत होती है। मध्य प्रदेश में ज्यादा पल्स ग्रो की जाती है। तो इससे क्या होता है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपने क्या किया, ढांचा और सने लगा दिया खेत के अंदर, जो फ्लोरिंग का समय होता है तो उसमें हैरो या कल्टीवेटर चला देते हैं और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं ताकि उसके उस पर क्या हो सके, सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं उस पर काम कर सके और उसमें सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, उससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ग्रीन मैन्योर से ये पौधे के अवशेषों से बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक प्राकृतिक के द्वारा कृत्रिम रूप से भी संश्लेषित रासायनिक होता है। यह मिश्रण हो सकता है। ये पोषक तत्व संगठन या संरचना, इनका उपयोग पौधे के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। डेफिनेशन है ये, आप लोग परिभाषा है फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स से पूछा जाता है क्लासिफिकेशन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सिंपल फर्टिलाइजर्स आते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब होते हैं। और द्वितीय पोषक तत्व का प्रबंधन, ये सब। कंपाउंड फर्टिलाइजर्स की बात करें जिसके अंदर दो या दो से अधिक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, उन्हें हम यौगिक यानी कि यौगिक कंपाउंड यानी कि कंपाउंड फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। मिश्रित फर्टिलाइजर्स ऐसा, जैसे अगर मैं बात करूं डीए, एक नाम सुना होगा NPK का, आपने एक नाम सुना होगा कि जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित फर्टिलाइजर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक फर्टिलाइजर्स, एक उर्वरक जिसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है, उसे मिश्रित उर्वरक या संयुक्त उर्वरक के नाम से जानते हैं। सुधारने के लिए, सोइल को सुधारने के लिए चूने का और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय मिट्टी होती है इसको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। जो क्षारीय मिट्टी होती है इसको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। सरल फर्टिलाइजर, सिंपल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिनमें एक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यौगिक में जिनमें कम से कम दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिश्रित मतलब जिनमें तीनों पाए जाते हैं एक ही। तो ये अपन कंप्लीट इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे उर्वरक जो दो प्राथमिक पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं उन्हें अपूर्ण संयुक्त उर्वरक कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोफॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, डायअमोनियम फॉस्फेट है। ये सब आप लोग कंप्लीट फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर जैसे आपका NPK तीनों चीजें पाई जाती है। उसके बाद है सुधारने के लिए, मृदा सुधार कैसे होगा, वो सब आपके लिए काम के लिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 2 नंबर से भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनस या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इन उर्वरकों में नाइट्रोजन उर्वरक भी कहते हैं। इन उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है। पौधे की इस पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 15% होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13% की होती है। अमोनियम उर्वरक की बात करें तो अमोनियम जो सल्फेट होता है उसके अंदर इतना % होता है, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड के अंदर इतना % होता है। अमोनियम फास्फेट के अंतर्गत इतना होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। उर्वरक देने की कौन कौन सी विधियां है, यहाँ से क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। आप प्रीवियस पेपर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि खाद देने की कौन कौन सी विधियां है। ठीक है, आप खड़ी फसल में खाद देना आप कह सकते हो, फसल बुआई से पूर्व खाद देना। आपने देखा होगा जो खेत होता है वो बुआई से पहले तैयार किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, उसमें उससे पहले ही खाद डाल देते हैं, जो गोबर की खाद या आपने नाम सुना होगा FYM वगैरह, ये सब है। वाटर रिसोर्स, ये सब छोड़ दिए, इस वो भी छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। भारत में जल संसाधन कौन कौन से होते हैं, ये भी है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, फसल को पानी की आवश्यकता की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन फसल की अवधि नहीं, यहाँ से मैं लगा प्रकाश सिंचाई के नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। इरिगेशन इफिशिएंसी ये छोड़ दीजिए। इरिगेशन के प्रकार आ सकते हैं। सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो है, इसका फंडा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है। बट इतना है, जल उपयोग क्षमता छोड़ दीजिए। ये वाटर, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से इसका फॉर्मूला हो सकता है। वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए, 2 नंबर में ये आ सकता है। YT/ET मतलब यील्ड बटे एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये सब होता है। जल ना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। इससे क्वेश्चन ये क्या है, जलवायु की दशा। सिंचाई से क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई कितने प्रकार से होती है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है।
आप देख लीजिए सिंचाई क्या है। सिंचाई के लिए आवश्यक जल प्राप्त करने के लिए मुख्य दो साधन होते हैं, एक होता है सतही सिंचाई, एक होता है भूमिगत सिंचाई। देखो सिंचाई का मतलब होता है सिंचाई यानी कि पानी देना। पौधों में जब हम कृत्रिम रूप से पानी देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। दो प्रकार से होती है ये दो साधन है इसके, सरफेस के द्वारा होता है, ग्राउंड वाटर के द्वारा। सरफेस के द्वारा का मतलब होता है जो ऊपर से पानी दिया, जैसे अपने कैनल है, नहर के द्वारा पानी दिया जा रहा है। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है जैसे ट्यूबवेल के द्वारा पानी दिया जाता है नीचे से। तो ये सब कुछ है, सोर्स सरफेस वाटर, भूमिगत ग्राउंड वाटर, ये सब कुछ है। सिंचाई जल की व्यवस्था, जल की हानि को रोकना। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन तो नहीं होता है इनके अंदर, बट स्प्रिंकलर इरिगेशन भी नहीं होगा क्योंकि एग्रोनॉमी की ग्रोथ है। सिंचाई के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है स्टूडेंट आप लोगों से। सिंचाई के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ठीक है। सिंचाई विधियां कौन कौन सी हैं, इरिगेशन मेथड सभी मैंने बताया आपको, ये सब कुछ पढ़ लेना। ये हॉर्टिकल्चर में भी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आयताकार विधि, समोच्च विधि, अंगूठी विधि, ये सब है। फोरो मेथड कौन की विधि कौन कौन सी है, ये आप लोग इस अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। और टपक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में होता है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि एग्रोनॉमी की फसल है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन करोगे तो पानी, इनको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कैरी विधि है, कैरी विधि का चित्र ऐसा बनता है। और आयताकार विधि की बात करें तो आयताकार विधि ये देख लीजिए, अंगूठी विधि है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 आपसे आ सकते हैं, सस्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, सस्य विज्ञान के क्या क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि खाद क्या है, खाद कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन कीजिए, वो मैंने आपको बताया है। बायो फर्टिलाइजर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां, उसके बारे में सब कुछ हो गया है। सिंचाई से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद पोषक तत्व, पौधे के लिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देख लेना मिल जाएंगे। ये छोटा सा पीडीएफ है लेकिन 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप आराम से, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा एग्जाम से पहले। आप इसे पीडीएफ को जो मैंने आपको वीडियो बताया है, बनाया मतलब वीडियो में जो बताया है, तो उसे आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर के बारे में। थोड़ा सा मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि आज के बाद ये एग्रोनॉमी का कोई पेपर यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि ये लास्ट है। हो सकता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में लाऊं आपके लिए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक करना। अगर आप लाइक करोगे तो मैं आपके लिए क्वेश्चन 2-2 नंबर के लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो कमेंट में बता देना आपको चाहिए नहीं चाहिए, और वीडियो को पूरा देखना है स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है और जब तक पूरा देखने के बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और आप ही के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलो पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हम आ गए अब जब पेपर पे, ठीक है। ये मॉडल पेपर है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सस्य विज्ञान की परिभाषा का ये 6 सिद्धांतों का वर्णन करना है, 10 नंबर में पूछा गया है। बायो फर्टिलाइजर सभी मैंने बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। फसल चक्र की परिभाषा, फसल चक्र के सिद्धांत के क्वेश्चन मैंने पहले बताया है। फसल चक्र का मतलब होता है फसलों के हेरफेर करके बोना। क्रॉप रोटेशन सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ये सब कुछ आपको लिखना था इसमें। उसके बाद खरपतवार आप क्या है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, शाकनाशी के बारे में बताइए। खरपतवार की बात करें तो ये अनडिजायरेबल मतलब अनवांछित प्लांट यानी अनवांछित पौधा होता है, ठीक है। जो कहीं भी उग सकता है, कहीं भी ग्रो हो सकता है, जिसको हम उगाते नहीं है बट वो कहीं भी ग्रो हो सकता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं। इसको किल करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं वीडिसाइड। शाकनाशी की बात करें तो यानी कि शाकनाशी के बारे में बताइए। शाकनाशी का मतलब होता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है हर्ब यानी कि शाक पौधे। जब हम किसी केमिकल के द्वारा किसी शाक पौधे को किल कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हर्बिसाइड हो जाएगा। उसके बाद है प्लांट एडॉप्शन, ये अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है फसल किसी वो क्लाइमेट यानी कि जो फसल है आपकी जो फसल है स्टूडेंट, वो फसल उस क्लाइमेट के लिए अनुकूल है या नहीं, उसको हम अनुकूलन बोलते हैं। रोपण का महत्व बताइए। क्रॉप रोटेशन आप क्यों अपनाते हैं, अडॉप्शन, तो ये सब चीजें आपको, ये न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट म्यूरेट ऑफ पोटाश, दोनों को कैलकुलेट करना है। इसमें मात्रा दी गई है, ये फर्टिलाइजर, ये 110% है, ये 110% एग्जाम में आता है। तो यदि कोई स्टूडेंट हमारी बीएससी एग्रीकल्चर का है, कला कॉलेज का है, तो वो आके क्लास में से पढ़ ले क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर रहेगा 110%। अगर आप इसको क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप 10 नंबर को मिस कर दिए। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ में आ जाते हैं। अभी भी समय है आपके लिए। खाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया है। पौधे के पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व के बारे में। वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं,
डिकम्पोज तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बारे में डीएपी से पूछा जाए, डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, रियल वैल्यू होते हैं, रियल वैल्यू के मतलब होते हैं प्योरिटी परसेंटेज होते हैं, और मल्टी जर्मिनेशन परसेंटेज, और 100 आप कर दीजिएगा तो ये रियल वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी है आपका, जो पंतनगर में है। ये चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कानपुर के अंतर्गत है। ये 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरोफिनेक्सी एसिटिक एसिड होता है। ये हर्बिसाइड, ये वीडिसाइड होता है, लेकिन इसका प्रयोग फ्रूट सेटिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये फ्रूट प्रिवेंटिंग के लिए भी या फ्रूट ड्रॉपिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्टिफाइड सीड कौन से होते हैं, न्यूक्लियर सीड कौन से होते हैं, इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। तो अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने ये पेपर अभी तक देखा नहीं है, अगर आप इसमें से बात करो तो इसमें भी 30 से 40 मार्क्स, 30 मार्क्स इसमें से जो मैंने डिस्कस किया है, तो वहां पर ये दिए हुए, देखो कहाँ पर है ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 10 नंबर का ये था, 10 नंबर का ये था। और उसके बाद खरपतवार नहीं था उसमें, 10 और 10 20 तो यहाँ से हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और 5 ही रहे, 20 और 5 25 और 5 देखो 30 मार्क्स आपको उसी पीडीएफ से मिल गए है जो मैंने अभी आपको बताया है, डिस्कस किया है। तो मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और आप अच्छे से मेहनत करिए, यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आप लोगों के लिए हम थोड़ी सी मेहनत ही कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए है। बाकी चलो दूसरा पेपर एक और है तो सोल्व कर, यहाँ पर है ये क्वेश्चन है दूसरा पेपर 1 एक और है, मॉडल 1 है ये भी इसी का, ये भी पूछा इसी तरह है। सस्य विज्ञान की परिभाषा, कार्य क्षेत्र का वर्णन, बीज की परिभाषा दीजिए, बीज कितने प्रकार के होते हैं, अभी क्वेश्चन मैंने बताया। बहुपरीक्षण क्या है, टिल्थ क्या है, बहुपरीक्षण के बारे में बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चन है। पादप पोषक तत्व की परिभाषित कीजिए, पादप वृद्धि के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। तो ये वीडिसाइड शाकनाशी के बारे में आपसे पूछ लिया है यहाँ पर। उसके बाद खाद उर्वरक में क्या अंतर है, सेम है वही, बायो फर्टिलाइजर्स है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स दिया गया है, और ग्रीन मैन्यूर्स अभी मैंने आपको बताया है, हरी खाद। तो सस्य विज्ञान के फादर कौन है, पिट्रोडी किशन जी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। टेट्रोजोलियम टेस्ट क्या होता है, टेट्रोजोलियम टेस्ट किसी ये सीड की वाइबिलिटी को बताता है, यानी कि वो जो सीड है वो जिएगा नहीं जिएगा, उसकी वाइबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम टेट्रोजोलियम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इक्रीसैट की बात करें, ये आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सब एरिड ट्रॉपिकल जोन हैदराबाद के अंतर्गत है, ये मैंने अभी बता दिया है आपको, ठीक है। एलोपैथी क्या होती है, एलोपैथी के केमिकल्स रिलीज होते हैं प्लांट्स के इन्वायरमेंट्स के द्वारा, जो प्लांट्स जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है प्लांट्स, ठीक है, तो इसे एलोपैथी कहते हैं। ये एक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट्स के थ्रू यानी प्लांट्स के थ्रू इन्वायरमेंट में पहुंचती है। तो एलोपैथी के बारे में बात कर आते हैं। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड अभी मैंने बताया, प्योरिटी परसेंटेज और जर्मिनेशन परसेंटेज और मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से कर दीजिएगा, तो ये इसका रियल वैल्यू निकल कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। देखता हूँ अगर कोई एक और पेपर है तो एक पेपर ये है, इस पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये देख लीजिए आप, ये अगर आप पेपर को सोल्व करने के अगर आप देखेंगे इसमें तो कॉमन चीजें सभी है, क्वेश्चन वही उठ के आ रहे हैं और कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, सस्य विज्ञान यहाँ भी क्वेश्चन है, सिंचाई की परिभाषा यहाँ भी है, फसल चक्र क्या है, जब जल उपयोग दक्षता भी मैंने वाटर होल्डिंग ये जो इफिशिएंसी आपको बताया है। जल निकास के बारे में आप क्या समझते हैं, देखो जल निकास की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लेना अच्छे से। देखो आप एक तो न्यूमेरिकल ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, 20 नंबर तो आपके यहाँ से हो जाएंगे, और एक इनमें से एक कर लीजिएगा, 30 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्रैक करना आना चाहिए स्टूडेंट, आपको 20% पढ़ना है, आपको 80% नंबर लाना है, आपको 80% नहीं पढ़ना है कि आपके 20% नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर 20% में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने 80% अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, अभी 20% ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा एग्रोनॉमी है ये, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जल निकास की बात करें तो ये क्या होता है, वाटर डीरेंज होता है, एक्सेस वाटर को जब हम रिमूव करते हैं फील्ड के अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं, जल निकास कहते हैं या डीरेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन है, उर्वरक, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट वही है। टिलेज, नेम द टिलेज, फादर ऑफ द टिलेज कौन थे, जेंथ्रोटुल थे। ब्रीड के फादर कौन थे, खरपतवार के पिता भी जेंथ्रोटुल थे। ये नरेंद्रदेव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो नरेंद्रदेव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फैजाबाद जिला में है। तो 4D एटाडीन, बीडा सीड, ये फाउंडेशन सीड, ये सब हो चुके हैं।
तो मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वो कमेंट वो बॉक्स में कमेंट करे, तो मैं यहाँ पर जितनी भी आपको एग्रोनॉमी का मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिया है। अब एग्रोनॉमी की वीडियो न्यूमेरिकल पा सकती हैं या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पा सकती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहा आपका, मैंने 4 पेपर, 3 मॉडल पेपर और 2 पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिया है। बाकी एक नोट्स भी मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, तो ये मोर देन इनफ है। ज्यादा मत, इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इनको कंपेयर कीजिएगा कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो हमें भी मिलता है कि हाँ स्टूडेंट, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा स्टूडेंट हमारी वीडियो को फुल देख रहा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की देखी बंद करके अब चला गया। आप आराम से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई समझ में नहीं चीज आती है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये क्या लिख रहा है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा आइए। तो ऐसा नहीं है, अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत करें तो आप लोगों का भी बनता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो देख, और उसके बाद कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेरी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और कल आपका रूरल सोशियोलॉजी का एक नोट्स है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आगे फॉरेस्ट ही आएगी, जो भी आपसे संबंधित जो भी आपके पेपर आते रहेंगे बीच बीच में, शुरू में मैं उन पर डिस्कस ज्यादा करने लगूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो धन्यवाद है सभी को, नमस्कार।